आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार साधन है जबकि राज्य के नीतिगत तत्व साध्य हैं। कारण, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार साधन है और यह व्यक्ति को मूलभूत अधिकार प्रदान कर उनके संपूर्ण विकास की दशाएं उपलब्ध करवाते हैं, जबकि राज्य के नीतिगत तत्व राज्य के लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति करना राज्य का कर्तव्य है। तो यहां पर अभिकथन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर बात करें अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन की, तो देखिए यहां पर अनुच्छेद 43A जो है आपका 43A, तो इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो देखिए यहां पर कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों जो स्टेटमेंट है अपनी अपनी जगह सही है। तो यहां पर आपका आंसर होगा पहले का बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आम चुनावों के बाद जब लोकसभा की प्रथम बैठक आहूत की जाती है तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। यहां पर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। और प्रोटेम स्पीकर का रोल ये होता है कि वो बाद बाकी सदस्यों को उनकी शपथ दिलवाता है, यानी उनके जो भी चुनकर आए हैं उन सबको अपने कर्तव्यों की शपथ दिलवाता है। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का बी, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा या कौन से विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन है? प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अनुपूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। देखिए, विश्वास प्रस्ताव जो है ये कार्यपालिका द्वारा स्वयं को बहुमत में सिद्ध करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए लाया जाता है और इसका संविधान में उल्लेख भी नहीं है। जबकि जो आपके अन्य प्रश्नगत साधन है विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अनुपूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, ये सभी विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए साधन हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का सी, 1, 2, 3, 4, 5। चौथा प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय का सरला मुद्गल बनाम भारत संघवाद 1995 संबंधित है निजता का अधिकार से, समान नागरिक संहिता से, शिक्षा के अधिकार से, सूचना के अधिकार से। सरला मुद्गल बनाम भारत संघवाद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसके निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि हिंदू कानून के तहत विवाहित एक हिंदू पति इस्लाम को अपनाकर दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपनाना पर्सनल लॉ का दुरुपयोग है। तो ये जो है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहां पर आपको कूट की सहायता से सही कथनों का चयन करना है। पहला है, राज्य के पात्र अध्यापकों द्वारा चुने गए विधान परिषद सदस्यों की संख्या राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या से कम होती है। भारतीय किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूलों या उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे अध्यापकों द्वारा विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जबकि अनुच्छेद 175 के भाग 5 में ये बात कही गई है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता से जुड़े लोगों को विधानसभा परिषद की 1/6 सीटों पर मनोनीत किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य के पात्र अध्यापकों द्वारा जो विधान परिषद के कैंडिडेट चुने जाते हैं उनकी संख्या राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों से कम होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। देखिए, अनुच्छेद 171 के भाग 1 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। परंतु किसी राज्य की
विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 5वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? युद्ध एवं संधि, कृषि सिंचाई एवं सड़कें, हवाई मार्ग, डाक तार व टेलीफोन, बैंक, बीमा और खाने। संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। युद्ध एवं संधि, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन, बैंक, बीमा, खाने, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक इत्यादि संघ सूची में सम्मिलित हैं। वहीं कृषि सिंचाई एवं सड़कें जो हैं ये राज्य सूची का पार्ट हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 6वें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको या किनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 या उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने का उपचार है, यानी यह भी अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा है। अनुच्छेद 226 यानी कुछ रेटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, तो यह भी अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है, तो यह भी मौलिक ढांचे का पार्ट है। तो यहां पर आपका सभी जो है ये मौलिक ढांचे में आते हैं, तो आपका आंसर होगा 7वें का डी, यानी उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। अनुच्छेद और प्रावधान। 257 कुछ मामलों में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण। 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार। 275 व्यय एवं पेंशन संबंधी समायोजन। देखिए अनुच्छेद 257 बिल्कुल सही है, कुछ मामलों में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। अनुच्छेद 293 जो है राज्यों द्वारा जो उधार लिया गया वो 293 में आ जाता है। अनुच्छेद 275 जो है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान है। वहीं व्यय एवं पेंशन संबंधी समायोजन जो है ये अनुच्छेद 290 में आ जाता है, ना कि 275 में। तो यहां पर आपका जो गलत वाला युग्म है वो है डी वाला, तो यही आपका आंसर है 8वें का डी। 9वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध हैं? पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, कृषि एवं पशुपालन का गठन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। देखिए यहां पर समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये अनुच्छेद 39 के जो डी वाला पार्ट है, अनुच्छेद घा यानी अनुच्छेद 39 का घा वाला पार्ट है, डी वाला पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है। कृषि एवं पशुपालन का गठन ये अनुच्छेद 48 में आ जाता है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में आ जाती है। तो ये सभी जो है ये आपके निर्देशित सिद्धांतों में है, तो आपका सही आंसर होगा 9वें का डी, यानी उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य है, यह आपको बताना है। पहला है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आपका सही आंसर होगा 10वें का सी, दोनों 1 और 2। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।